हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्त, यहां हम लोग आपके पूरे बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और आपको उसके बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का दोनों चैप्टर, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, जीवों में जनन, एनवायरमेंटल इशू खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू किए थे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जहां हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं अलग अलग तरह से बायोडायवर्सिटी का टाइप क्या क्या है और ये डायवर्सिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह से इस डायवर्सिटी को बचाना चाहिए, इसका एक छोटा सा रिव्यू भी ले चुके हैं। आज हम लोग काउज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस यानी कि जैव विविधता के क्षति के कारण क्या क्या हैं, इन सारे कारणों के बारे में देखेंगे। आप दोस्त ध्यान देंगे जरा, आपको किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बेहतर ढंग से इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि आप इन चीजों को लेक्चर को देखते देखते याद कर सकते हैं। पीछे के प्लेलिस्ट को जब आप खोलेंगे, सारे वीडियोस को देखेंगे तो बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक बेहतरीन हैंड रिटेन नोट भी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो को देखने के बाद या देखने के साथ ही आप उसको डाउनलोड करके अगर देखते रहेंगे तो यह आपके लिए और ज्यादा फायदा कारक साबित हो सकता है। अतः दोस्त, आपसे निवेदन है कि आप जब भी वीडियो देखें उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिंक दिए हुए हैं, उनको डाउनलोड करके उसके बाद वीडियो को देखें। आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं काउज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस क्या है, क्या सब ऐसा कारण रहा जिससे बायोडायवर्सिटी का लॉस होते चला गया। कुछ जीव खत्म हो गया, कुछ खत्म होने के कगार पे है। इन सारे बातों का अध्ययन आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग खत्म किए हैं। तो ध्यान देंगे जरा, ह्यूमन एक्टिविटी का अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला कारण है इसका ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप इसका सबसे बड़ा कारण इसलिए है दोस्त, अगर हम लोग मानवीय क्रियाकलाप का बात करें तो मानवीय क्रियाकलाप के कारण हमारे पृथ्वी पर से लगभग 12% पक्षी, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस और 31% के आसपास जिम्नोस्पर्म खत्म हो चुका है। इसके अलावा अफ्रीका का क्वागा, मॉरिशस का डोडो, ऑस्ट्रेलिया का थाईलेसन, रसिया का स्टेलर्स सी काउ, ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एक्सटेंशन का सामना करना पड़ा, यानी कि मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय गतिविधि के कारण ये सारा इस पृथ्वी पर से खत्म हो चुका है। ध्यान देंगे जरा, क्या सब कहा गया, तो क्वागा कहा गया, डोडो कहा गया, मॉरिशस का स्टेलर्स सी काउ, पहले ऑस्ट्रेलिया का थाईलेसन स्टेलर्स सी काउ, ये सारे जीव ऐसे हैं जो मानवीय क्रियाकलाप के कारण आज खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मानवीय क्रियाकलाप के कारण तो 12% बर्ड यानी कि 12% पक्षी, 23% मैमल्स, 23% मैमल्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियन, 32% एम्फीबियन,
उभयचर जिसको कहते हैं, यहां हम लोग उभयचर ही लिख देते हैं, उभयचर, उभयचर। और इसके अलावा 31% जिम्नोस्पर्म, 31% जिम्नोस्पर्म प्लांट है, प्लांट एंजियोस्पर्म से पहले का जिम्नोस्पर्म प्लांट को हम लोग खत्म कर चुके हैं। यहां ध्यान देंगे, ये डाटा आपको याद रहना चाहिए कि हम लोग की एक्टिविटी के कारण 12% बर्ड, 23% मैमल्स, 32% उभयचर और 31% जिम्नोस्पर्म आज के डेट में हम लोग इन सारे जीवों को खत्म कर चुके हैं। आगे देखेंगे जरा कि मानवीय क्रियाकलाप में क्या ऐसा है जिसके कारण ये सारा जीव खत्म हो रहा है। मानवीय क्रियाकलाप, कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है मानव का जिसके द्वारा ये सारा चीज खत्म हो रहा है। उससे पहले एक और भयानक डाटा आप ये जानिए कि जिस तरह से हम लोग इन जीवों को खत्म कर रहे हैं, अगले 1000 साल में इन सारे जीवों को हम लोग खत्म कर देंगे, यानी कि बायोडायवर्सिटी का संपूर्ण लॉस करने में हम लोग सक्षम है अगले 1000 सालों में। एक डाटा के अनुसार, कुछ अनुमान के अनुसार ये माना गया है कि मतलब पीछे के 1000 साल से इस 1000 साल का अगर हम लोग कंपैरिजन कर ले तो लगभग हम लोग 100 गुना तेजी से जीवों को खत्म करते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में, इस कारण से हम लोगों के पास किसी भी तरह का कोई भी जीव बचा हुआ नहीं रहेगा। धीरे धीरे हम लोग सारे जीव को खत्म कर देंगे। मानवीय क्रियाकलाप में देखेंगे क्या सब ऐसा कारण है जिसके कारण इतना सारा जीव खत्म हो चुका है इस अर्थ से। तो ध्यान दीजिएगा, तो मानव का 4 इविल क्वाड्रेंट है। 4 मानव का सबसे जो मुख्य कारण है मानवीय क्रियाकलाप में जो हमारे जैव विविधता को खत्म कर रहा है, वो सबसे पहला है हैबिटेट लॉस। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नंबर 1 में है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे पहला। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 3 में हम लोग देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बाद नंबर 3 में एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन और इसके बाद को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन ध्यान देंगे जरा, चारों मुख्य बिंदु है ये। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 4 ये इविल है, यानी कि 4 ऐसा मुख्य कारण जिसके कारण हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का कि क्या है। तो ध्यान देंगे जरा कि जीवों का जो हैबिटेट लॉस कहने का मतलब है कि घर यानी कि निवास स्थान को तोड़ना, मतलब निवास स्थान को खत्म कर देना या उसको खराब कर देने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या देते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस में क्या होगा कि किसी जीव के यानी कि मानव की आबादी के बढ़ने के कारण, मानवीय आबादी बढ़ने के साथ साथ मानव की जरूरतें बढ़ी और इन जरूरतों की पूर्ति के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा कि अलग अलग तरह के जीवों को या फिर अलग अलग तरह के पौधों को हटाना पड़ा ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। अब इस चक्कर में बड़े बड़े जंगलों को हमने काट दिया। अब इन जंगलों में निवास करने वाले जो जीव हैं उनका निवास स्थान खत्म हो गया, या फिर रेलवे लाइन और सड़क बनाने के लिए हम लोग उस जंगल के बीचों बीच जो है उस जंगल के बीचों बीच पेड़ों को काट करके हटा दिया। तो इसके कारण
उन जीवों का हैबिटेट फ्रेगमेंट हो गया, टूट गया। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम लोग मान ले कि ये एक एरिया है जहां पर जंगल है, ये एक एरिया है जहां जंगल है, अब इस एरिया से पूरे वन को, इस एरिया से अगर पूरे वन को हटा दिया जाए तो इसको हम लोग हैबिटेट लॉस नाम देते हैं। जबकि अगर मान लेते हैं कि इस रीजन में जंगल बचा है और इस रीजन में जंगल बचा है, यहां पर और यहां पर जंगल बचा है, और इस बीच से हम लोगों ने क्या किया है कि यहां से सड़क या रेलवे लाइन को पास कर दिया है, तो इसको हम लोग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन नाम देते हैं। तो हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के का इस तरह से हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण जो है जैव विविधता में कमी आई है। ध्यान देंगे जरा, एनिमल्स, जो एनिमल्स, जिस एनिमल्स को बड़ा टेरेस्ट्रियल रीजन चाहिए, बड़ा क्षेत्र चाहिए रहने के लिए, उन एनिमल्स को जब बड़ा क्षेत्र नहीं मिल पाता है तो वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, और माइग्रेट करने के चक्कर में कभी कभी ये रोड पर गाड़ी के चपेट में भी आ सकते हैं, या फिर वो कभी कभी वहां से माइग्रेट अगर नहीं कर पाए किसी कारण से, डर के कारण या किसी और कारण से, तो धीरे धीरे वो जीव वहां पर खत्म हो जाते हैं। अब देखिए इसका एक डाटा अगर हम लोग देखें हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का, तो कुछ समय पहले हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये 14% था। ये पहले हमारे पास 14% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, लेकिन अब के समय में हमारे पास मात्र केवल 6% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बचा हुआ है। इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा हैबिटेट का हम लोग लॉस किए हैं। चलिए ध्यान दीजिए जरा, इसके अलावा जो अमेजन रेन फॉरेस्ट था, अमेजन का जो जंगल था जिसको लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता था, उसे भी हम लोगों ने सोयाबीन या फिर फसल के उत्पादन के लिए या फिर जानवरों के चारागाह बनाने के लिए हम लोगों ने काट करके खाली कर दिया, जिस कारण से वहां से भी बायोडायवर्सिटी लॉस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आज के समय में अलग अलग कार्यों के लिए, चाहे फिर वो शहरीकरण हो, अर्बनाइजेशन, या फिर चाहे औद्योगिकीकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारा, इन सारे कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों को काट करके वहां इन सारे कार्यों को अंजाम देते हैं, जिस कारण से हमारा हैबिटेट, हमारे जैव विविधता का हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंट होता है, और हम लोगों को जैव विविधता की कमी देखने के लिए मिलती है। चलिए दोस्त, दूसरा देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लगातार होने वाला बेहताशा यूज, यानी कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन में इस तरह से देखेंगे कि हम लोग अगर किसी चीजों का उपयोग करना शुरू करें तो हम लोग बिना सोचे समझे उन ऑर्गेनिज्म का या फिर उस पादप का लगातार उपयोग करते रहते हैं। इन लगातार उपयोग के कारण, जो लगातार उपयोग चल रहा है और काफी अधिक मात्रा में चल रहा है, काफी अधिक तेजी से चल रहा है, इन सारे प्रक्रियाओं के कारण हम लोगों का बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ। जैसे एग्जांपल में ले ले तो कुछ मछली, इसको हम लोग लगातार उपयोग में लाते रहे, मारते रहे, इसका उपयोग अपने भोजन के रूप में करते रहे, जिस कारण से ये मछली आज या तो विलुप्त हो चुका है, या अगर विलुप्त नहीं हुआ तो विलुप्त होने के कगार पर है। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आएगा, यानी कि जरूरत से ज्यादा उपयोग करने का नतीजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ सकता है कि हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, इसके बाद एलियन स्पीसीज इन्वेजन। कभी कभी हम लोग करते क्या है, एलियन स्पीसीज के कारण भी अपने बायोडायवर्सिटी को खत्म कर देते हैं। एग्जांपल से समझिए, एलियन स्पीसीज इन्वेजन पहले है क्या, किसी भी क्षेत्र में किसी नए स्पीसीज को ला करके डालना एलियन स्पीसीज है। कोई अगर किसी एक क्षेत्र में किसी नए ऑर्गेनिज्म को ला करके हम लोग अगर रख चुके हैं तो वो वहां के लिए एलियन स्पीसीज हो गया। अब वो एलियन स्पीसीज कुछ समय के बाद वहां के नेटिव को, जो लोकल प्रजाति है वहां का, उसको अगर कुछ समय बाद खत्म करने लगा, या फिर उसको खत्म कर दिया, या फिर उसको ग्रोथ करने नहीं दे रहा है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग एलियन स्पीसीज इन्वेजन नाम देते हैं। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या किए कि कुछ नया प्रजाति लाए और कुछ जगहों पर रखे, और उस नए प्रजाति के कारण क्या हुआ कि जो हमारा लोकल प्रजाति है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। इसको हम लोग एलियन स्पीसीज इन्वेजन नाम देते हैं।
एलियन स्पीसीज इन्वेजन में वाटर हाइचिंथ हम लोग पहला चैप्टर में देख चुके हैं, जीवों के जनन में वाटर हाइचिंथ जो है इस तरह का कारण बन सकता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन का। इसके अलावा अफ्रीकन कैटफिश है, जो क्या किया गया कि लाया गया, जिस कारण से वो तो हुआ नहीं पूरा, इसके अलावा वो क्या हुआ कि वहां के जहां पर वो रखा गया वहां के लोकल मछलियों को धीरे धीरे खत्म करने लगा या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, जिसके कारण हमारा बहुत सारा प्रजाति या तो विलुप्त हो चुका है या फिर विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये है इसका कोएक्सटेंशन। हम लोगों के एक्टिविटी के कारण अलग अलग तरह का पादप या जंतु लगातार खत्म हो रहा है। अब अगर इस पादप पर कोई दूसरा जीव या कोई दूसरा पादप निर्भर है तो उसके साथ वो भी खत्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि एक पादप है एक्स और एक्स के ऊपर एक पादप वाई डिपेंड है, ध्यान देंगे जरा, कोएक्सटेंशन को समझेंगे। एक पादप एक्स है और इसके ऊपर एक पादप निर्भर है जिसका नाम है वाई। अब ये हुआ क्या कि हम लोगों के एक्टिविटी के कारण यानी कि मानवीय क्रियाकलाप के कारण ये हमारा एक्स हो चुका है खत्म। अब अगर x खत्म हो चुका है, x खत्म हो चुका है तो y जो इसके ऊपर निर्भर है धीरे धीरे ये भी क्या होगा तो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे ये भी क्या होगा खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं को एक्सटेंशन यानी कि सह विलुप्तता, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको सह विलुप्तता। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे जरा। इसके अलावा और भी कारण है अदर काउज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, ये तो हो गया ह्यूमन एक्टिविटी का। आगे हम लोग शुरू करते हैं और भी हम लोगों के पास क्या क्या सब कारण है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग जरा यहां से। ये तो हम लोग मानवीय क्रियाकलाप देख लिए कि मानवीय क्रियाकलाप क्या क्या ऐसा है जिसके कारण हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टरबेंस अगला नंबर में डिस्टरबेंस एंड डिग्रेडेशन। हम लोग के कारण बायोडायवर्सिटी को यानी कि जैव विविधता में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवों को अलग अलग तरह के डिस्टरबेंस का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर हम लोग जंगल के बीच से काट करके पौधे को काट करके रोड बनाए हैं तो उसके आस पड़ोस में रहने वाले लगातार मतलब उस सड़क से निकलने वाले गाड़ियां या फिर ट्रेन वहां से हॉर्न बजाते हुए निकलेगी, जिसके कारण वहां उपस्थित जीवों को अलग अलग तरह से डिस्टरबेंस वो क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा अलग अलग तरह का फार्म हाउस जो हम लोग जंगल में जाकर के बनाते हैं वहां होने वाली पार्टीज वगैरह ये क्या कर सकती है कि हमारे जैव विविधता को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसके अलावा डिग्रेडेशन, डिग्रेड करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तो ये भी हमारा एक कारण हो सकता है कि ये बायोडायवर्सिटी के लॉस का। इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा फॉरेस्ट फायर, दावानल। अगला नंबर हम लोग का है दावानल। सबसे पहला डिस्टरबेंस एंड डिग्रेडेशन देख लिए। दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में हम लोग आते हैं फॉरेस्ट फायर, दावानल। ये क्या है? ऐसा प्रक्रिया जिसमें कभी कभी किसी कारणवश आकाशीय बिजली के गिरने के कारण या जंगल में पेड़ में घर्षण के कारण कभी कभी अग्नि उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है, जो कभी कभी पूरे जंगल में लग जाती है। इस बड़े पैमाने पर जो जंगल में आग लग रहा है इसी को हम लोग दावानल कहते हैं और इसके कारण भी हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस काफी अधिक मात्रा में हो सकता है। इसके बाद पोल्यूशन, प्रदूषण, अलग अलग तरह का प्रदूषण, जैसे मान के नहीं चलते मतलब जलीय प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन, ये सारा हमारे बायोडायवर्सिटी के लॉस का कारण है। आपको वायु प्रदूषण इन्वायरमेंटल इशू में पढ़ाया गया है दोस्त कि लगातार बायोमैग्निफिकेशन के कारण, जैव आवर्धन के कारण या जैव रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ क्या है कि पक्षियों में जब डीडीटी की मात्रा बढ़ी है तो इस डीडीटी के मात्रा के बढ़ने के कारण वहां जो पक्षी से हमारे यहां अभी फिलहाल में जो पक्षी हैं उनके अंडों का जो कवच है वो लगातार कमजोर होते चला गया है, जिसके कारण बिना समय पूरा किए ही वो अंडे टूट जाते हैं और टूटने के बाद जो पक्षी वहां से बाहर आते हैं उनका जीवन अवधि कम होता है या फिर वो अंडे से बाहर आने के साथ ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये भी ये भी हैबिटेट बायोडायवर्सिटी के लॉस का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है।
चलिए दोस्त, ये हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन। सक्सेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि और भी क्या कारण है या फिर उसमें क्या दिक्कत हुई। ये तो चलिए हम लोग का कारण है कि हम लोग इस तरह का एक्टिविटी किए तो हमारा डायवर्सिटी लॉस हुआ, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जो हम लोग नहीं किए, मतलब उन लक्षणों में अगर बदलाव ले आया जाता। कहने का मतलब यह है कि कुछ कारण ऐसा है जो मानव के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, मानव कुछ नहीं किया, वो वहां उपस्थित जीव जो एक्सटेंट हुआ है या एक्सटेंट होने के कगार पर है, उसी जीव के कारण हुआ है। यानी कि अगर वो जीव अपने आप में परिवर्तन ले आता तो फिर उसके जीवित रहने का या इस पृथ्वी पर पाए जाने की क्षमता अधिक होती। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं जरा कि सक्सेप्टिबिलिटी क्या है, कौन सा ऐसा कारण है जो मानव नहीं किया, वो उसी के कारण हुआ है। अगर वो जीव उसमें परिवर्तन ले आता, उन अपने लक्षणों को, उन सारे लक्षणों को बदल लेता तो वो जीव बच सकता था। तो इसमें सबसे पहला लक्षण आएगा शरीर की आकृति। शरीर की आकृति या आकार, शरीर का आकार। कुछ जीवों का शरीर काफी भयानक है, काफी भयानक था, जैसे डायनासोर काफी भयानक था। ये क्या था कि डायनासोर के शरीर का आकार इतना बड़ा था कि उसको जहां रहना चाहिए, जो ऐसा जगह उसको चाहिए वैसा जगह नहीं मिला, या फिर जितना भोजन उसको चाहिए उतना भोजन नहीं मिला। तो उस शरीर के आकार को अगर वो छोटा कर सकता था या अपने आप के आकार में वो परिवर्तन ला सकता था समय के अनुसार, तो वो आज जीवित होता। लेकिन वो इस तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं ले आया, नहीं ला पाया, तो इस कारण से आज डायनासोर हम लोगों के सामने नहीं है, वो खत्म हो चुका है। इसके बाद स्मॉल पॉपुलेशन यानी कि छोटा जनसंख्या, छोटा जनसंख्या, स्मॉल पॉपुलेशन, कम जनसंख्या कह सकते हैं आप, कम जनसंख्या। अब अगर मान लीजिए कुछ जीव हैं जिसकी जनसंख्या कम है, कि कुछ भी कारण है, कारण से हमको नहीं मतलब है, जनसंख्या कम है। अब अगर जनसंख्या कम है, एक तो पहले से जनसंख्या कम है और ऊपर से अलग अलग तरह के एक्टिविटी के कारण उसकी जनसंख्या और घटते जा रही है। एक तो पहले से कम है, ऊपर से उसकी जनसंख्या और घटते जा रही है, तो ये एक कारण फिर होगा बायोडायवर्सिटी के लॉस का। कम जनसंख्या, अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेता तो थोड़ा बहुत अगर वो खत्म भी होता तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लो रिप्रोडक्टिव रेट, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जनन क्षमता का कम होना, जनन क्षमता का कम होना, जनन क्षमता का कम होना। यानी कि कहने का मतलब यह कि जनन, अगर जीवों में जनन की क्षमता जितनी अधिक होगी वो उतना अधिक नए संतान की उत्पत्ति कर सकता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जिसमें रिप्रोडक्टिव रेट कम था, यानी कि वो जनन नहीं कर पा रहे थे या फिर अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति अधिक नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से उसकी जनसंख्या लगातार घटते चली गई। अगर वो जनन क्षमता को बढ़ा सकते, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की जो उसकी टेंडेंसी थी उसको बढ़ा सकते, तो हो सकता था कि आज वो इस पृथ्वी पर बचा हुआ रहे। हायर स्टेटस ऑफ ट्रॉपिक लेवल, हायर स्टेटस ऑफ ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर में ऊपर होना, पोषी स्तर में ऊपर होना, पोषी स्तर में ऊपर होना, यह भी एक कारण रहा। किसका? जैसे अगर मान लीजिए कि पोषी स्तर में ऊपर होने का मतलब क्या है, जैसे अगर एक पौधा है उसके ऊपर ग्रास होपर डिपेंड है, ग्रास होपर के ऊपर मेढक डिपेंड है, मेढक के ऊपर सांप और सांप के ऊपर बाज डिपेंड है। अब अगर इस बीच में से एक भी हटता है तो सबसे ज्यादा जो समस्या होगी वो सबसे ऊपर वाले को यानी कि बाज को होगी। तो जो ऊपर है, पोषण स्तर में ऊपर है, अपने आप में बदलाव नहीं लाया, कि हम जैसे अगर वो अपने आप में बदलाव ला सकता ऊपर पोषी स्तर का जीव, कि हम अगर ये भोजन नहीं मिले तो अपने आप को परिवर्तित करके दूसरे तरह के भोज्य पदार्थ को भी ग्रहण कर सकते हैं, तो इस तरह के परिवर्तन के बाद भी वो जीवित रह सकता था। लेकिन अत्यधिक ऊपर होने के कारण पोषी स्तर में वो अपने आप में अगर बदलाव नहीं लाया तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, नष्ट हो गया। नैरो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, कम क्षेत्रों में फैला हुआ होना, कम क्षेत्रों में फैलाव, ध्यान देंगे, कम क्षेत्रों में फैलाव। कहने का मतलब क्या कि कम क्षेत्रों में फैलाव, कहने का मतलब कि इसका जो
मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा है वो कुछ ही क्षेत्रों में है, और अगर कुछ ही क्षेत्रों में है और उस क्षेत्र को किसी कारण बस हम लोग डिग्रेड कर दिए, यानी कि मानवीय क्रियाकलाप के कारण या फिर मास एक्सटेंशन के कारण या कोई और भी कारण, अगर वो क्या हुआ, उसको खत्म कर दिया गया, वो खराब हो गया, डिजेनरेट हो गया, तो उसके कारण भी ये जीव खत्म हो सकता है। तो अतः ये भी कारण है जो बायोडायवर्सिटी को लॉस करता है। इसमें मानव कोई भी कारण, किसी भी तरह का मानवीय एक्टिविटी, मानव का क्रियाकलाप नहीं है। आप याद रखेंगे, किसी भी तरह का मानवीय क्रियाकलाप इसमें भाग नहीं लेता है, इसमें ये ऑटोमेटिक अपने आप खत्म होते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन नाम देते हैं। इसके बाद और भी है नेचुरल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का अगर हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन पे आते हैं, जरा टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन को देखते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन। टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन, टाइप ऑफ एक्सटेंशन, कितना टाइप का एक्सटेंशन का टाइप है ये देखते हैं जरा बारी बारी से। तो तीन तरह का मुख्य रूप से एक्सटेंशन है। एक है नेचुरल, दूसरा है मास एक्सटेंशन, और तीसरा है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। ध्यान से समझेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, नेचुरल एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। क्या है नेचुरल एक्सटेंशन? ऐसा प्रक्रिया जो नेचर क्या करती है कि कभी कभी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है कि किस ऑर्गेनिज्म को रखना है और किस ऑर्गेनिज्म को खत्म करना है, हटाना है। यह प्रक्रिया जो है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्सटेंशन। आप जानते हैं डार्विन के लॉ से कि नेचर में केवल वही चीज एग्जिस्ट करेगा जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी, जो नेचर के हिसाब से चलेगा, बाकी सारे जीवों को नेचर रिजेक्ट कर देती है, खत्म कर देती है। दूसरा है मास एक्सटेंशन, अर्थ में लगातार बदलाव चलते रहते हैं। तो ऐसे लगातार बदलाव के क्रम में अगर कोई जीव अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाता है तो वो सारा जीव एक साथ खत्म कर दिया जाता है, एक साथ खत्म हो जाता है। ये जो पृथ्वी पर से जीवों का एक साथ बड़े पैमाने पर जो खत्म होने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग नाम देते हैं मास एक्सटेंशन। जबकि तीसरा, एक बात और समझेंगे कि पृथ्वी पर अभी तक लगातार 5 मास एक्सटेंशन हो चुका है। 225 मिलियन पहले, 225 मिलियन ईयर साल पहले, 225 लाख साल पहले जो है एक्सटेंशन हो चुका है, जिसमें उसके बाद हाल फिलहाल में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 60 मिलियन पहले जो है, 60 मिलियन वर्ष पहले हो चुका है, जिसमें डायनासोर वगैरह खत्म हुआ। मास एक्सटेंशन के बाद आ रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, यानी कि हम लोगों के, यानी कि मानवीय क्रियाकलाप के कारण होने वाले एक्सटेंशन को हम लोग नाम देते हैं क्या? तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। अगर हम लोग मानवीय क्रियाकलाप का बात करें तो अभी तक में IUCN के अनुसार हम लोग पिछले 500 सालों में 784 जातियों को विलुप्त कर चुके हैं। इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ा एक्सटेंशन है। यानी कि इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 784 स्पीसीज में तो 384 वर्टिब्रेट कशेरुकी, 359 इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी और 87 प्लांट को हम लोग इस एक्सटेंशन में खत्म किए हैं। ये हमारे लिए जरूर सोचने वाला बात है। पीछे के 2 दशक में, यानी कि पिछले 2 दशक में केवल हम लोगों ने, पिछले 2 दशक में यानी कि 20 सालों में हम लोगों ने 27 प्रजाति को खत्म किए हैं एक साथ। तो ये भी हमारे लिए एक विचारणीय, अवश्य विचारणीय बिंदु जरूर है। अगर अभी हम लोग बात करें फिलहाल में तो लगभग 15,500 जातियां विलुप्त होने के कगार पर है। मानवीय क्रियाकलाप के कारण लगभग 15,500 जातियां विलुप्त होने के कगार पे है। यह भी एंथ्रोपोजेनिक का एक सोचने वाला विषय जरूर है। आगे हम लोग देखते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है ये समझेंगे जरा। देखिए जरा, रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है, एक ऐसा लिस्ट है जिसमें विलुप्त होने के कगार पे पहुंचे जीवों को या फिर विलुप्त हो चुके जीवों का एक लिस्ट तैयार किया जाता है। ऐसा बुक जो हमें यह जानकारी दिलाती है कि कौन सा जीव विलुप्त हो चुका है और कौन सा जीव विलुप्त होने के कगार पर है। इन
बातों की जानकारी के लिए जो बुक पब्लिश होता है उसी को हम लोग रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर IUCN हैज द हेडक्वार्टर एट मॉर्गन स्विट्जरलैंड में इसका एक हेड ब्रांच है, जहां से क्या किया जाता है, इन सारे कार्यों को पूरा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये सबसे पहला जो रेड डाटा लिस्ट है वो 1963 यानी कि 1963 ईस्वी में आया। 2000 ईस्वी के रेड डाटा लिस्ट के अनुसार 18,000 स्पीसीज में से 11,096 स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पे था। 2004 के बाद 2004 में जो आया उसमें से 15,500, 2000 ईस्वी में 11,000 कुछ जीव एक्सटिंक्शन के कगार पे था। 2004 में 15,500 जीव एक्सटिंक्शन के कगार पे आया और यही संख्या 2011 में बढ़ करके 17,291 पे पहुंच चुका है। यानी कि हर चौथे साल में हम लोग लगभग 4,000 स्पीसीज को हम लोग लगभग 4,000 स्पीसीज को खत्म करने के, हर साल हम लोग लगभग 4,000 स्पीसीज को जो है खत्म करते हुए जा रहे हैं। ये रेड डाटा लिस्ट है। रेड डाटा बुक का या रेड डाटा लिस्ट का हम लोगों को फायदा यह है कि ये हमें आभास कराते रहती है कि किन जीवों को हमें संरक्षित करना है, कैसे संरक्षित करना है, कौन सा जीव खत्म हो चुका है और कौन सा जीव खत्म होने के कगार पे है। ये सारा रेड डाटा लिस्ट का फायदा है। तो चलिए दोस्त, आज का जो कहानी है हम लोग यही रोकते हैं। आगे का कहानी हम लोग शुरू करेंगे रेड डाटा लिस्ट के अनुसार कितने तरह का प्रजाति है और इसके अलावे कि रेड डाटा लिस्ट में आए हुए जीवों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, हम लोगों का क्या रोल है, सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। इन सारी बातों पर चर्चा हम लोग अगले लेक्चर यानी कि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लेक्चर 3 में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। चलिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।